हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हमारे चैनल पर इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, एफडीआई। एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो बेसिकली ये वीडियो जो है कॉमर्स फील्ड के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदर नॉलेज को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन के अंदर डायरेक्टली की जा सके। तो अब पहले हम इसका ये मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज नेम सजेस्ट, एन इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉरेन, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Simply we can say when a country company invest in another country company and take ownership controlling of that business, so these type of investment in foreign is called foreign direct investment। मतलब इसका यही है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन में की जाती है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट से इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोलिंग ऑफ दैट बिजनेस, उससे है। सिर्फ हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दे उससे यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे ओनरशिप भी ट्रांसफर होनी चाहिए, उस बिजनेस का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो उसको यहाँ पे एफडीआई के रूप में कहा गया है। तो नॉर्मली जो एफडीआई होती है ये बेनिफिशियल होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर किसी हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, लाइक इंडिया, अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी आती है और इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, मॉनेटरी फ्लो इंडिया का इंडिया के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर एफडीआई एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जिससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एफडीआई से नॉर्मली मनी का इनफ्लो होता है इकोनॉमी में। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो अगर यूएस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंडिया में मनी का इनफ्लो होता है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। एफडीआई के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो ही नहीं, बल्कि जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है के रूप में देखा जाता है। वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, ये नहीं कि 2 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसने कोई प्लांट लगा लिया किसी फॉरेन कंट्री ने इंडिया के अंदर, तो वो एक लॉन्ग टर्म उसका प्रोस्पेक्टिव हो गया। तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें वो नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजीज का भी ट्रांसफर करती है, ताकि वो इंडिया में आके बिजनेस कर सके और अपनी जो ब्रांड है उसको बहुत एक्सप्लोर कर सके ग्लोबली। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर यही होता है। अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो इसके अंदर जो फॉरेन कंट्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है दूसरी कंट्रीज के अंदर और अपने बिजनेस को बढ़ाती हैं, और जिससे जो जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है वहां का भी बेनिफिट होता है और वो अपने लिए भी बेनिफिशियल होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो फॉर्म्स होती है एफडीआई की, वो 3 टाइप्स की हम कह सकते हैं। 3 तरीके से एफडीआई होती तो बहुत है, बट मेनली इन 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड से मतलब मीन्स है, मतलब सपोज दैट कोई फॉरेन की कंपनी है, हमने इंडिया ने वहां से लोन ले लिया फॉरेन कंट्री से। तो सपोज लोन ले लिया, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो लोन चुका नहीं पाए, तो इंडिया ने क्या किया, किसी कंपनी के, इंडियन कंपनी के शेयर्स दे दिए तो उस कंपनी की ओनरशिप मिल गई उस फॉरेन कंपनी को। तो ये भी एक फॉर्म होती है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के रूप में हम कह सकते हैं, जिससे फॉरेन एफडीआई के थ्रू मनी का इनफ्लो होता है इंडियन इकोनॉमी में। फिर हम बात करते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग। सपोज दैट कोई ऑलरेडी कंपनी है फॉरेन की जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया और वो प्रॉफिट बाहर ना ले जाके इंडिया में ही उसने दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी, एक प्लांट और ओपन कर दिया। तो उस टाइप की अर्निंग को री इन्वेस्टेड अर्निंग कहते हैं। ये भी एक एफडीआई की फॉर्म हो सकती है। इक्विटी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई फॉरेन की, इंडिया की कंपनी है, उसने अपने शेयर इशू किए, किसी फॉरेन के पर्सन ने या फॉरेन कंट्री ने इंडिया के अंदर वो शेयर्स खरीद लिए। वो शेयर्स खरीद लिए, अगर उन शेयर को 51% से ज्यादा खरीद दे तो एक तरीके से वोटिंग राइट भी मिल जाते हैं। और
कई सारे राइट्स मिल जाते हैं उस कंपनी को जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये भी एक फॉर्म हो जाती है एफडीआई की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एफडीआई का एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एफडीआई का मतलब ये होता है जब फॉरेन कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, कोई प्लांट खोलती है, कोई बिजनेस करती है, जिसके अंदर वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है, एक्वायर करती है एसेट्स को, और बिजनेस करती है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कुछ भी करती है, तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो फ्रेंड चलिए अब जानते हैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बता दूं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को 1991 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता था कोई, इंपोर्ट्स नहीं कर सकता था कोई, मतलब फॉरेन मॉनेटरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर बहुत से बैरियर्स लगे हुए थे। तो इन सबको रिमूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आई, जिसके अंदर एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर एल स्टैंड करता है लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड करता है प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर होता है जिसके अंदर जो भी होती है, जो भी छूटें होती है, बैरियर्स होते हैं, उनको थोड़ा लिबरल कर दिया गया, बहुत ही इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत छूटें दे दी गई, लिबरल कर दिया गया। और प्राइवेटाइजेशन के अंदर ज्यादातर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये बताया गया कि जो भी पूरा जो ग्लोब है, पूरा जो विश्व है वो एक बाजार है, उसके अंदर कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है। तो एफडीआई इसी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी का एक छोटा सा पार्ट था एफडीआई। तो जब एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर मनी आया, मॉनेटरी सोर्स बना इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिससे इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। इन विच इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज मतलब लिबरलाइज की गई, मतलब थोड़ी सी छूटें दी गई टुवार्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड में, छूटें दी गई। और रिमूव मैनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सी जो भी बाधाएं थी उनको हटाया गया, रिलेट टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस के थ्रू। थ्रू एलपीजी पॉलिसी फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट इन प्राइवेट बिजनेस टू टेक बेनिफिट ऑफ चीपर वेजेस एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो देखिए इसमें हमने ये लिख रखा है कि जब एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सी फॉरेन कंपनीज ने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की एफडीआई के रूप में प्राइवेट सेक्टर के अंडर इंडिया में, ठीक है। तो और बेनिफिट लिया, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है मैन पावर बहुत सस्ती होती है, तो उसका उन्होंने बेनिफिट उठाया। और जो इंडिया का जो उस समय का जो माहौल था, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था, वो उनके लिए अनुकूल था बिजनेस के लिए। तो उन्होंने इस चीजों को बेनिफिट उठा के इंडिया में बिजनेस किया, जिससे हमारे इंडियन डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ भी हुई और इंडिया का डेवलपमेंट भी हुआ। तो कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एफडीआई के इंट्रोडक्शन के 10 साल कुछ समय बाद इंडिया ने सब्सिक्वेंटली जनरेट मोर देन 10 मिलियन ऑफ जॉब्स इंक्रीज हुई। मतलब सो ऑब्वियस सी बात है, जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी, इंडिया में बिजनेस करेगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अराउंड 10 मिलियन लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई एफडीआई की वजह से। तो फ्रेंड्स एफडीआई का ओवरऑल हम कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडिया के अंदर। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी है ये एफडीआई के तौर पर खड़ी है। उन्होंने फॉरेन की कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने बिजनेस किया, इंडिया के रिसोर्सेज के बेसिक रिसोर्सेज अच्छे थे, मैन पावर अच्छी थी, तो उनकी कुछ नीड्स फुलफिल हुई, कुछ हमारी नीड्स फुलफिल हुई। तो जिससे इकोनॉमी का ओवरऑल बेसिस पे कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और भी चीजें हुई, जिनको हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो रिसेंटली एक छोटा सा अपडेट था, वो भी मैं बता देता हूँ। इंडिया के अंदर कोविड आया था, जिसकी वजह से बहुत सी इंडियन इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी या बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज किए। और उन पॉलिसीज के अंदर ये चेंज किया कि उनको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, बट जो भी अब एफडीआई होगी वो जो भी एफडीआई मिनिस्ट्री है, जो भी इंडिया के अंदर एफडीआई मिनिस्ट्री है, उसके अंडरटेकिंग में होगी, ताकि कोई किसी भी डोमेस्टिक कंपनी का नुकसान ना हो सके।
तो इसमें मैंने यही लिख रखा है, रिसेंटली इन अप्रैल 2020 इंडियन गवर्नमेंट चेंज सम एफडीआई पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इंडियन कंपनी, जो भी भारतीय कंपनी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम एक्यूजिशन ऑफ नई कंपनी, क्योंकि पता है सबको कोविड 19 की वजह से ज्यादातर कंपनियां बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ, और जिसका फायदा उठाने के लिए फॉरेन कंपनीज चाहती तो एक्वायर कर लेती इंडियन कंपनीज को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ने एफडीआई पॉलिसीज में चेंज किया, और उन्होंने ये कहा कि वो जो भी अब एफडीआई होगी सब उनके अंडरटेकिंग में होगी। तो यहाँ पे वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट न्यू एफडीआई पॉलिसी डोंट रिस्ट्रिक्ट, मार्केट को वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, द पॉलिसी सिर्फ ये इंश्योर करेगी दैट ऑल द एफडीआई विल नो बी अंडर स्क्रूटिनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एफडीआई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड जान लेते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई के। एफडीआई के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला एडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी या कोई बिजनेस ओपन करेगी एफडीआई के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल्स भी करेगी, एक्सपोर्ट भी करेगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, और लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है एफडीआई का। सेकंड होता है रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आएगी, बिजनेस करेगी, तो जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का जो रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसमें कमी आएगी। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, आपको पता होगा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है, फॉरेन की जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है, उन्हें कहाँ लगाया जाता है, बैकवर्ड एरियाज में, जंगल के एरियाज में, या जो ज्यादा बसे हुए एरियाज नहीं है वहां लगाया जाता है। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज वहां लगती है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आना जाना शुरू होता है, रोड बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया का अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं उन एरियाज का भी, बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट होता है एफडीआई की वजह से। इसके बाद आता है थर्ड, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब एफडीआई के थ्रू कोई बिजनेस ओपन होगा तो रिवेन्यू भी जनरेट होगा, सेल्स भी होगी, एक्सपोर्ट्स भी होगी, तो जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा और इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ग्रोथ का बूस्टअप मिलेगा। इसके बाद आता है अगला एडवांटेज जो होता है फ्रेंड्स, क्रिएट कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इन होस्ट कंट्री। सबसे पहले मैं होस्ट कंट्री बता दूं, होस्ट कंट्री उस कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इसमें एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, ये भी एक तरीके का एडवांटेज कह सकते हैं। अगर एक हेल्थी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक कंपनी और एफडीआई के थ्रू जो भी एस्टेब्लिश हुई है कंट्री के बीच में, उनका अगर अंदर है कि एक डोमेस्टिक वो हेल्थी कंपटीशन है, तो एक अच्छी बात है, ग्रोथ है कि दोनों ही टाइप की कंपनी अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बेटर करेंगी, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर सके। तो एक हेल्थी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, तो ये भी एक तरीके का एडवांटेज होता है एफडीआई का। इसके बाद लिखा हुआ है एफडीआई प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियस सी बात है, एफडीआई आने से बिजनेस बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे इंडिया के, तो जिससे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा। और ये रिमूव करता है कॉन्स्टेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी की फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मतलब जो बाधाएं आती है डेवलपिंग कंट्रीज के, बैलेंस ऑफ पेमेंट मिसमैच हो जाता है या मतलब फेवरेबल नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं उसको भी फेवरेबल बनाने में बहुत हेल्प करता है एफडीआई। तो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेना और आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कुछ कॉन्स ऑफ एफडीआई। कौन मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस एफडीआई के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहला इसमें मैंने यहाँ लिखा है वैनिशिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं, एमएसएमई सेक्टर होते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन की, तो जो छोटी सेम प्रोडक्ट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बना रही है और कोई फॉरेन से आई हुई कंपनी भी बना रही है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो छोटी छोटी कंपनीज बंद हो जाती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज होता है एफडीआई का। सेकंड होता है पॉल्यूशन इन होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री मैंने आपको बताया था, होस्ट कंट्री वो होती है जहां पे प्लांट लगता है, बिजनेस लगता है, जहां एफडीआई होती है। तो पॉल्यूशन होता है वहां पे। पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं तो उससे पॉल्यूशन भी होता है, तो जिससे होस्ट कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक कह सकते हैं डिसएडवांटेज है एफडीआई का। थर्ड है इसमें फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। कभी कई बार एफडीआई में देखा गया है कि महंगाई बढ़ जाती है। इसके बाद फ्रेंड आता है सम टाइम डज नॉट प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। होता है कि एम्प्लॉयमेंट एफडीआई के थ्रू कंपनीज प्रोवाइड कराती है, बट कई बार ऐसा, हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे। कई बार वो एम्प्लॉयमेंट नहीं भी दे सकती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, क्रिएट अनहेल्थी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अनहेल्थी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मतलब कोई कुछ कंपनीज है तो उसमें इन्वायरमेंट होता है डोमेस्टिक कंट्रीज और इंटरनेशनल कंपनीज के बीच में, तो कई बार वो अनहेल्थी वे में भी चला जाता है कंपटीशन। तो ये एक तरीके से हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है एफडीआई को लेके। तो डिसएडवांटेजेस तो बहुत टाइप्स है, बट मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं एफडीआई के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।